नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। आज कुछ चर्चा है जिस पर परिचर्चा मैं करने जा रहा हूं। अभी काठमांडू में एक चर्चा जोर पर है कि क्या वर्तमान सरकार भारत विरोधी सरकार है। क्या वर्तमान ओली की सरकार भारत का विरोध ही करेगी, यह बहुत जोर से चर्चा पर है। लेकिन ये चर्चा का कारण क्या है तो मैं बता दूं आपको कि एक तो जब भी सरकार बदलती है और एक प्रधानमंत्री हटके दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं तो पड़ोसी दो राष्ट्र है उत्तर और दक्षिण, तो लोगों में यही चर्चा होने लगती है कि अभी क्या भारत ने बदल दिया या पिछली सरकार जो थी प्रचंड की उसमें क्या चीन ने बदल दिया। और ये स्वाभाविक भी है, लोग अब इस दृष्टि से मूल्यांकन करने लगते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा उठी है सो नेपाल की एक ऑनलाइन पत्रिका है, पोर्टल है, जिस पर कि एक पुस्तक की समीक्षा और पुस्तक के लेखक के विचार को प्रकाशित किया गया है। उसको लेकर यह चर्चा जोर पर है कि भारत वर्तमान ओली सरकार को नहीं चाहती है। मैं बता दूं, नेपाल में श्री केवी राजन जो कि पूर्व राजदूत हैं और नेपाल में काफ़ी दिनों तक रह चुके हैं और नेपाल को बहुत नज़दीकी से जानते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब को लेकर उसके प्रचार प्रसार के क्रम में कुछ दिन पहले श्री केवी राजन जी नेपाल आए हुए थे। मैं किताब बता दूं आपको, पुस्तक का नाम है काठमांडू क्रॉनिकल रिक्लेमिंग इंडिया नेपाल रिलेशन। इस किताब के संबंध में वो चर्चा कर रहे थे, जिस चर्चा को लेकर यहाँ की एक ऑनलाइन खबर है, खास करके रातों पार्टी में निकली है वो चर्चा, जिसमें कहा गया है कि केवी राजन बोल रहे थे कि अभी जो सरकार भारत नेपाल संबंध है वह पिछले 75 वर्षों में सबसे खराब संबंध है। तो ये बातचीत हुई थी करीब 1-1.5 महीना पहले। केवी राजन जी यहाँ आए थे, हो सकता है काठमांडू दिल्ली में भी हुई होगी, लेकिन काठमांडू में राजन जी से जब बात हुई, हम भी थे वहाँ पर, उन्होंने बोला भी था। तो उस समय की बात है और उस समय कॉमरेड प्रचंड बदल कर प्रधानमंत्री ये माले के साथ प्रधानमंत्री बने थे और नेपाली कांग्रेस को निकाल दिया गया था उससे, यानी कि प्रचंड जी पर धोखेधारी का आरोप लगाया गया और वो बदल गए थे। ठीक उसी समय केवी राजन जी से बातचीत हुई थी और उस बातचीत को लेकर पत्रिका ने, यह न्यूज़ पोर्टल ने अभी आकर वह समाचार, उनका बातचीत प्रकाशित किया है। दरअसल उस पुस्तक में मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि वर्तमान सरकार जो है वह भारत विरोधी सरकार है। ये केवी राजन जी से जो बात हुई थी वह प्रचंड के टाइम में हुई थी और उस समय संबंध तो थोड़ा बिगड़ा हुआ था ही, चूँकि प्रचंड जैसे ही रातों रात बदल गए, उसमें एक ठो डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली कांग्रेस थी जो पार्टी को हटा दिया गया और एमाले के साथ सरकार बन गई। फिर आज आकर 4 महीने बाद प्रचंड जी हट गए और अब दोनों शक्तिशाली पार्टी नेपाली कांग्रेस के सहयोग से एमाले केपी शर्मा ओली बने हैं। अब इसी को लेकर अभी चर्चा है। हालांकि ओली साहब बहुत पहले से जाने जाते हैं कि वो भारत के प्रति बहुत ही तीखी नज़र रखते हैं और तीखी बोली बोलते आए हैं, खास करके लिपिया धूरा काला पानी इसको लेकर। और उसी चीज़ को अभी भी यहाँ उठाया जा रहा है, जैसे कि
पिछले दिनों संसद में उन्होंने बहुमत प्राप्त कर ली है और उन्होंने विश्वास का मत ले लिया है, जिसमें कि 2/3 बहुमत से आगे बढ़े हैं। लेकिन उसके बाद प्रश्नोत्तर काल में ही सांसद भी ऐसे हैं कि कुछ सांसदों ने प्रश्न कर दिया और वो लेकर कुछ नहीं, भारत नेपाल संबंध से जुड़ा हुआ ही प्रश्न संसद में की है, जिसमें कि काला पानी, लिपियाधुरा, इस पर प्रश्न उठाया गया। स्वाभाविक है, जो भी प्रधानमंत्री आएगा, जो पहले से होता आया है, जवाब वही देगा और वही जवाब ये हमारे केपी शर्मा ओली दिए हैं। जैसा कि हम केवी राजन जी की बात अगर करते हैं तो केवी राजन जी अपने पुस्तक में जरूर उल्लेख किया है कि नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा है, नेपाल हमेशा से स्वतंत्र रहा है। इस बात को करीब करीब सभी उल्लेख करते आए हैं, लेकिन उन्होंने एक शंका व्यक्त की है कि पिछले दिनों जो प्रचंड की सरकार थी, वो 100 के नोट पर नेपाल से जो प्रकाशित किया जा रहा है, उस पर नेपाल की नक्शा को प्रकाशित करने का आदेश दे दिया था, जिसको लेकर केवी राजन ही नहीं और लोग भी कहते हैं कि यह नेपाल भारत संबंध को सुधार करने में कोई मदद नहीं करेगी। हाँ, इसमें न तो राष्ट्रीयता देखी जाती है, न स्वतंत्रता देखी जाती है, और ये जो 100 के नोट पर नक्शा रखने का जो रखा गया, निर्णय लिया गया है, वह बाद में भी चलकर अगर यह लागू नहीं भी होता है या अगर हो जाता है इसमें, तो लिपियाधुरा, काला पानी तो नेपाल में अभी तक आया ही नहीं है। कि राजन जी का मानना है कि ये तो शुरू से भारत के अंदर रहा है और इस पर नेपाल क्लेम भी नहीं किया है। स्वाभाविक है कि केपी शर्मा ओली जिस समय थे उसी समय यह नक्शा निकाला गया, जिसको लेकर अभी कहा जा सकता है कि ओली साहब इस पर और ज़्यादा अमल करवाएंगे। यही इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि ओली साहब चाहे उनकी सरकार भारत विरोधी सरकार है। यद्यपि अभी जब ओली बने हैं या बनने से पहले ये बहुत ही अपना मौन धारण किए हुए हैं भारत के प्रति और संबंध सुधारने के लिए सभी देश के साथ अपना रास्ता खोले हुए हैं। अब ये रापरापा के जो सांसद हैं उसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि काला पानी, लिपियाधुरा यह नेपाल में है, नेपाल का ही रहेगा। और इसी को लेकर कुछ चर्चाएं हो रही है कि जो नहीं, भारत से अभी के सरकार का संबंध उतना अच्छा नहीं है। यद्यपि क्या है कि अभी का सरकार ऐसे बना है जिसमें कि नेपाली कांग्रेस शामिल है। देखिए, नेपाल में जो ये सरकार की जो संख्या है राजनीतिक दल की, उसमें अकेले कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। तो इसमें प्रचंड जी बहुत दिन तक खेल खेल रहे थे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी एमाले के साथ, लेकिन लास्ट में यही निर्णय हुआ कि दोनों जो शक्तिशाली पार्टी है वही मिलकर सरकार बनाएगी और उसी के तहत यह सरकार बनी है। इसमें बाहरी जो चल खेल कहा जा रहा है वह बिल्कुल ही नहीं दिखता है, और हो सकता है अगर सूक्ष्म रूप में हो तो बाहर आया ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये डेमोक्रेटिक सरकार भी है और ये कम्युनिस्ट की भी सरकार है, ये दोनों माना जा सकता है। अब जो प्रधानमंत्री है उनको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब एक बात अलग है कि केवी राजन जी बता चुके हैं कि यह नेपाल की धरती है, नेपाल की जनता भले ही भारत विरोधी नहीं है, लेकिन इसको विदेशी शक्ति इस्तेमाल कर सकता है, खास करके चीन, जो भारत के खिलाफ। और चीन का मकसद केवल तिब्बत ही नहीं है, चीन का मकसद भारत की राजनीतिक स्थिति को उथल पुथल कर देना है।
और उसको डिस्टर्ब करके रखना है। इसके लिए चीन नेपाल पर, अब आज की बात करें तो आज भी चीनी प्रतिनिधिमंडल यहाँ भक्तपुर का दौरा कर रहा है, तो उसका प्रत्येक दिन नेपाल में कोई न कोई प्रतिनिधि मौजूद रहता है। इस हिसाब से चीन अब कर रहा है, लेकिन यहाँ पर चीन हो चाहे भारत हो, उसका किसी का हाथ दिख नहीं रहा है। यह दोनों पार्टी की ज़रूरत के अनुसार दिख रहा है। अगर सरकार सही तरीका से काम करती है तो ये नेपाल के हित में ही होगा, लेकिन उसकी संभावनाएं कम दिखती हैं, क्योंकि ओली साहब कितना दिन तक धैर्य रखेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। 1.5 साल 2 साल की बात है, और 1.5 साल तक इनकी धैर्यता रहेगी और अंत में ईमानदारी दिखाकर दे देंगे शेर बहादुर देउपा को, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब इसी तरह बताया जाता है कि हमारे राजन साहब के किताब में दिखाया गया, खास करके दरबार हत्याकांड को लिया गया है कि उन्होंने दरबार हत्याकांड को नेपाल में कुछ लोग भारत का हाथ कह के उल्लेख कर रहे थे और शंका करके देख रहे थे, लेकिन उस पर उनकी किताब में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और ये ISI ही ऐसा काम करता है जो भारत विरोधी विचारधारा फैलाने के लिए। उन्होंने प्लेन हाईजैक को भी लिया है। प्लेन हाईजैक इसीलिए करवाया गया जो उसमें नेपाल भारत का रिश्ता खराब हो, नेपाल का जो जनस्तर पर रिश्ता है वो टूटे। यही इस पुस्तक में उल्लेख है, जिसको कि नेपाल में लिया जा रहा है कि भारत विरोधी KP ओली की सरकार है। दरअसल यह दिखता नहीं है, और लेकिन जो उनसे बातचीत हुई थी वह प्रचंड सरकार के टाइम में हुई थी, उसी को लेकर अभी एमाले के खिलाफ इसको लग रहा है कि प्रस्तुत किया गया है। अब जो अभी बाहर है, हाँ एक चीज़ राजन साहब भी कहें, जो नेपाल का प्रयोग भारत के खिलाफ हो सकता है और चीन और शक्तिशाली पार्टी कर सकता है, तो ये हमेशा से दिखता आया है। नेपाल छोटा देश है। अब जैसे नेपाल का अगर हम उदाहरण लें तो अगर जो सरकार बनती है, प्रचंड ही बनते थे, तो कितने छोटे छोटे पार्टी को, जो कमज़ोर पार्टी है उसको तोड़ दिए, और तोड़ कर उसको कभी एक पार्टी मिला लेती है, कभी दूसरी पार्टी मिला लेती है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करवाने लगते हैं। ठीक नेपाल का उपयोग शक्तिशाली देश जो है इस तरह करेगा ही, और उसमें चीन और पाकिस्तान ये दोनों आगे है। ये दोनों भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की साजिश रच रही है, और उसी के तहत ये भी आज प्रचार किया जा रहा है। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।